अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम क्लास 9 की फिजिक्स शुरू कर रहे हैं इस लेक्चर में। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा फिजिक्स की डेफिनेशन, क्योंकि पहला चैप्टर है ना, और उसकी ब्रांचेस पे। सही है। अच्छा भाई, अगर मैं आपको फिजिक्स की डेफिनेशन बताऊं तो फिजिक्स की डेफिनेशन कुछ यूं है कि भाई फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व्स द नेचर, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट। इससे पहले कि मैं आपको एक डेफिनेशन समझाऊं, मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। ये एक फेमस साइंटिस्ट था, नाम मुझे नहीं याद, लेकिन उसने ये कहानी बताई थी इस फिजिक्स को समझाने के लिए, फिजिक्स की डेफिनेशन को समझाने के लिए। सही है। जैसे ये हमारे पास चेस बोर्ड है। चेस क्या होता है? शतरंज। सही है। मान लो ये दो बंदे शतरंज खेल रहे हैं। शतरंज में 8x8 का कॉलम होता है मेरे ख्याल से। एक मेरे पास सलमान है, दूसरा बंदा मैंने यहाँ ले लिया मिसाल के तौर पे इमरान मान लो। सही है। ये दोनों आपस में चेस खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं। शतरंज में एक तो वो छोटी छोटी गोटियां होती है, उसको मेरे ख्याल से प्यादे कहते हैं। ज्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं है शतरंज के बारे में। और उसके पीछे फिर उनके वो घोड़ा, हाथी, बकरा वगैरह, ऊंट जो भी है वो रखे होते हैं। सही है। उसको मैं जरा दूसरे तरीके से बना देता हूँ। राजा रानी जो भी है सारे इस तरह से रखे हुए होते हैं। इस तरीके से इसके भी होंगे, इसके ये प्यादे और ये इसके राजा रानी, घोड़ा, हाथी वगैरह, ऊंट जो भी है सारे पीछे रखे हैं। यहाँ बैठा हुआ एक बंदा इन दोनों के गेम को ऑब्जर्व कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? ऑब्जर्व। इस बंदे का नाम मैंने रख दिया जुनैद। सही है। और जुनैद के घर पे बैठा हुआ उसका पापा, जो कि जुनैद से कॉल पे राब्ते में। सही है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जरा इसको जरा गौर से सुनना। भाई गेम शुरू हुआ, इसने अपने ये प्यादे को मूव कराया और इस तरीके से मूव कराया, एक सीधा मूव कराया, एक सीधा मूव कराया। इसी तरीके से इमरान ने भी अपना एक ही सीधा मूव करा दिया। तो जुनैद ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई जो प्यादा है वो सिर्फ सीधा ही मूव कर सकता है और एक जंप मार सकता है। ये बात इसने अपने पापा को बताई कि भाई शतरंज का एक लो तो मैं सीख गया हूँ। वो क्या है कि भाई आप प्यादे को सिर्फ एक आगे की तरफ आगे की तरफ ले जा सकते हो। सही है। अच्छा भाई, फिर इसने देखा मिसाल के तौर पे अगर ये घोड़ा है और ये यहाँ तक आ गया, उठा के इसने यहाँ पे रख दिया, तो इसने देखा कि भाई घोड़ा हमारे पास क्रॉस में चल रहा है। तो इसने अपने पापा को कॉल लगा के बोला कि भाई पापा, शतरंज में एक दूसरा लॉ भी है कि भाई हमारा जो घोड़ा है वो क्रॉस में चलता है, इतना क्रॉस कर जाता है। सही है। फिर इसने मान लो इसका ये ऊंट जो है, इसने इस तरीके से मूव किया कि पहले इधर लेके आया फिर इधर लेके आ गया। सही है। दो आगे और आधा इधर। सही है। अढ़ाई अढ़ाई मान लो। सही है। तो इसने फिर से पापा को कॉल की कि भाई शतरंज में एक और भी रूल है कि भाई आप अपने ऊंट को इस तरीके से आगे लाके इधर ला सकते हो। सही है। अच्छा भाई, तो धीरे धीरे से जुनैद को लगने लगा कि भाई वो शतरंज का खेल सीख गया है, उसके बेसिक रूल्स को सीख गया। सही है। फिर उसने देखा गेम आगे बढ़ता गया। मान लो सलमान की गोटी यहाँ आ गई, ये प्यादा उसका, और सलमान का यहाँ आ गया और इमरान का यहाँ आ गया। तो सलमान ने किया क्या कि भाई इमरान की गोटी को ऐसे काट दिया। तो जुनैद कंफ्यूज हो गया कि भाई मैंने भी देखा था कि भाई प्यादे को सिर्फ आगे की तरफ मूव करा सकते हैं, इसने तो क्रॉस कर दिया। तो इसने बोला कि अपने पापा को कॉल लगाई कि भाई हमें प्यादे को काटना है, प्यादे से अगर प्यादा गोटी को काटेगा तो वो क्रॉस में काटता है। तो उसके पापा ने बोला कि भाई नहीं, अभी तो तूने कहा कि प्यादा सिर्फ सीधा चलता है। तो उसने कहा नहीं, अगर गोटी काटनी हो तो फिर वो क्रॉस में गोटी काटता है। सही है। तो ये उसका क्या हो गया, वो पहले वाले लॉ में इंप्रूवमेंट हो गया। सही है। ये कहानी है। अब सवाल ये उठता है कि जुनैद कब ये पूरा खेल सीख जाएगा? जुनैद कब ये पूरा खेल सीख जाएगा शतरंज का? तो जुनैद कभी भी पूरा खेल नहीं सीख सकता, क्योंकि इसमें हर मोड़ पे, हर मौके पे इसके अलग अलग मूव्स होते हैं। हर जगह पे इसका बेस्ट से बेस्ट मूव होता है। सही है। तो इसी तरीके से हमारा नेचर है। सही, अगर हम इस चेस बोर्ड को अपना नेचर मानते हुए चले
तो हमारे नेचर में जो भी काम हो रहा है, सही है, जो भी नेचर में हमारा, जो भी कायनात में हमारा जो भी हो रहा है, उन सबको हम, हमारे जो साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सही है। जैसे मान लो जुनेद हमारे यहाँ पे क्या है, साइंटिस्ट है। नेचर में जो भी चीजें हो रही है उनको हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद उसके लॉ बना देते हैं, सही। नेचर को कौन चला रहा है, अल्लाह ताला, सही है। नेचर को अल्लाह ताला चला रहा है, नेचर पहले से बनी हुई है, फिर नेचर से लॉज बन रहे हैं। लॉज कौन बना रहे, साइंटिस्ट। ये नहीं कि लॉज से नेचर बनाओ, नेचर से लॉज बने, सही है। नेचर को देखते हुए लॉज बने। और अभी भी इस नेचर में इतनी बातें हैं कि साइंटिस्ट पूरी तरीके से उसको बयान नहीं कर पाए, सही है। हर जैसे न्यूटन्स के बहुत सारे लॉ हैं, आइंस्टाइन के वगैरह वगैरह सबके लॉज है, तो इन सब के लॉज आए में। अब ये भी नहीं होता कि भाई लॉ बना दिया तो यही लॉ है, अब आगे जाके फिर उसमें चेंजिंग भी होती है कि भाई हाँ ये लॉ तो है लेकिन इसमें थोड़ी सी ये चेंजिंग है। जैसे कि हमने अभी ये प्यादा देखा कि प्यादा सिर्फ सीधा मूव कर सकता है, लेकिन अगर इसको गोटी काटनी हो तो ये क्रॉस में मूव करेगा, सही। तो ये चेंजिंग, तो इस तरीके से हमारा होता क्या है कि भाई ये पूरी नेचर को साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं। और ये जो पापा हमारी सारी वर्ल्ड है, सही है। फिर इन सब ये साइंटिस्ट इस पूरे वर्ल्ड को बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसे ऐसे लॉज है हमारे पास, सही है। अच्छा तो भाई ये अगर आपको ये कहानी समझ आ गई तो फिजिक्स को समझना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। फिजिक्स की डेफिनेशन को समझना, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है भाई कि भाई नेचर को ऑब्जर्व किया जाता है, उस नेचर को ऑब्जर्व करने के बाद उस ऑब्जर्वेशन से लॉज बनाए जाते हैं, सही है, लॉज बनाए जाते हैं। अभी जब हम आगे के चैप्टर डिस्कस करेंगे तो हमें इसमें बहुत सारे लॉज देखने को मिलेंगे, सही है। तो वो लॉज कैसे बने कि भाई नेचर को ऑब्जर्व करके कि भाई नेचर में क्या क्या काम किस किस तरह से हो रहा है, सही है। तो यही इसकी डेफिनेशन है। अगर आप देखोगे भाई फिजिक्स जो है हमारे पास साइंस की एक ब्रांच है, सही। किसकी ब्रांच है, इज द ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम नेचर को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सही है। फिर उस ऑब्जर्वेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं और इसका कंक्लूजन जो नतीजा होता है हम इसको प्रूव करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, सही है। नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जाहिर कैसे करते हैं, मैथमेटिकली। जैसे हमारे पास जो फोर्स होती है, फोर्स क्या है, जोर लगाना, सही है। जोर, अब जोर की क्या मेजरमेंट है, सही है, लेकिन अब उसको भी मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। जैसे कि वजन है, वजन को भी हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 70 किलो वजन, 80 किलो वजन, सही है। तो ये 70-80 का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, सही है। और उसको प्रूव करने के लिए, उसका नतीजे निकालने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, सही है। तो ये हमारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन। अब जरा इसकी ब्रांचेस को देखते हैं। अच्छा तो भाई अब जरा हम एक नजर डाल लेते हैं फिजिक्स की ब्रांचेस के ऊपर, सही है। तो ब्रांचेस में जो सबसे पहली ब्रांच है इसकी वो है मैकेनिक्स, सही है। तो मैकेनिक्स में जितने भी मोशन के लॉज हैं और ग्रेविटेशन के लॉज हैं, सही, लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन, वो हम सारा पढ़ते हैं, सारा का सारा मैकेनिक्स में, सही है। मोशन के लॉज यानी जो हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं वो हमारा मोशन कहलाता है। ग्रेविटेशन वो फोर्स है जिससे जमीन अपनी तरफ किस चीज को खींचती है, सही है। तो उनके बारे में जो लॉज बनाए गए हैं उनको हम मैकेनिक्स कहते हैं। ये अभी आगे के दूसरा तीसरा चैप्टर हमारा इसी के बारे में है, सही है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, थर्म का मतलब ही हीट होता है, थर्म का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर, सही है। तो इसमें हम हीट या फिर टेम्परेचर और इसका रिलेशन हम देखते हैं एनर्जी और या फिर वर्क्स के साथ, सही है। जैसे मिसाल के तौर पर हम बाइक में पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल डालने पे जब बाइक को स्टार्ट करते हैं तो बाइक जब चलाते हैं तो उसका पेट्रोल क्या करता है, जलता है। जलने से वो हमें हीट प्रोवाइड करता है। उस हीट प्रोवाइड करने के नतीजे में वो इंजन चलता है और इंजन चलने के नतीजे में बाइक चलती है। तो यानी क्या हुआ, हमारा वर्क हुआ। तो हीट और वर्क के जैसे रिलेशन अभी देखा, सही, जैसे बाइक की मैंने एग्जांपल दी। तो ये सारा हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, सही है। हीट और टेम्परेचर और उसका रिलेशन एनर्जी या फिर वर्क के साथ, सही है। अच्छा भाई दूसरा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपको पता होगा चार्जेस की बातें की जाती है, सही है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स, ये सारा, थर्मोडायनेमिक्स तो मेरे ख्याल से इसी बुक में मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी मेरे ख्याल से आपको
मैट्रिक की क्लास की बुक में मिले, सही है। तो आप अगर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो तो उसमें आप पढ़ते क्या हो, चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में, सही है। अच्छा, चार्ज अगर रेस्ट में तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, मोशन में है तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, सही है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हैं, हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि भाई चार्ज अगर रेस्ट में तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और चार्ज अगर मोशन में है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो ये सारा का सारा चीज हमारा इलेक्ट्रिसिटी में आता है, सही है। अच्छा भाई, उसके बाद आते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म क्या है भाई, मैग्नेट किसको कहते हैं, मकनातीस को, सही है। तो किसी भी चीज में जो मैग्नेटिक पावर होती है, प्रॉपर्टीज होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज की, मटेरियल की, तो उसकी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को स्टडी करना हम मैग्नेटिज्म कहलाता है, सही है। फिर उसके बाद आता है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स एटम के बारे में स्टडी करना। अब 8 क्लास की साइंस, 7 में 6 क्लास की साइंस, सब में एटम के बारे में बताया जाता है कि भाई किसी भी चीज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास क्या कहलाता है, एटम कहलाता है, सही है। जो सबसे छोटा यूनिट है, जैसे मान लो इसके हम रफली एक एग्जांपल देते हैं कि भाई आप एक पत्थर को लो, हथौड़ा मारो, तोड़ो, सही है। उसका छोटा हिस्सा उठाओ, उसको फिर तोड़ो, फिर उसका तोड़ने के बाद फिर छोटा वाला हिस्सा उठाओ, फिर तोड़ो, फिर छोटा वाला हिस्सा उठाओ, फिर तोड़ो, फिर तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। एक वक्त ऐसा आएगा कि भाई उसमें से एक हिस्सा ऐसा होगा कि वो फिर मजीद नहीं टूटेगा, सही है। तो ऐसा जो मजीद नहीं टूटता वो हमारा कहलाता है एटम, सही। वो आपका वो पत्थर एटम नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी अंदर बहुत सारे एटम होते हैं। ये मैं एक रफली एग्जांपल दे रहा था। तो जो बहुत ही छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे हमारे सारी चीजें बनी है, मैटर बना है, वो हमारा कहलाता है भाई एटम, सही है। तो उस एटम की कंपोजिशन या फिर उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना हम क्या कहलाते हैं, एटॉमिक फिजिक्स। जैसे इस कोई भी एटम की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है कि भाई इस एटम में 3 चीजें होती है। हमारे पास होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, सही है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक गोल दायरे के अंदर होते हैं, जिस गोल दायरे का नाम होता है न्यूक्लियस, सही है। और इलेक्ट्रॉन बाहर के गोल दायरों में घूम रहा होता है, सही है। ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा एटम का स्ट्रक्चर होता है, सही है। अच्छा भाई, अगला आते हैं हम बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स यानी बायो और फिजिक्स दोनों का रिलेशन देखना, सही है। बायोलॉजिकल जितने भी काम है उसमें अगर फिजिक्स के लॉज अप्लाई हो रहे तो उस स्टडी को हम बायोफिजिक्स कहते हैं। जैसे हमारे पास एक्सरे करवाने जब हम जाते हैं तो एक्सरे में होता क्या है, एक्सरे एक बायोलॉजिकल मेथड है, लेकिन वो उसके पे जो एप्लीकेशंस, जो रूल्स जो उसमें लग रहे होते हैं वो सारे के सारे फिजिक्स के लॉज लग रहे होते हैं, सही। जैसे कि हम अल्लाह आपका भला करे, आंखों के लिए चश्मा पहनते, सही है। तो आंख जब नजर सही नहीं आता, लेकिन जो चश्मा होता है उसमें सारे के सारे फिजिक्स के लॉज अप्लाई हो रहे हैं। कानों के लिए जो हम ईयरफोन लगाते हैं जिससे हमें आवाज सही से सुनाई दे, जिनको सुनने की सलाहियत सही नहीं होती, तो उसमें भी सारे के सारे फिजिक्स के लॉज अप्लाई हो रहे थे। साउंड का जो होता है, सही है। हमारे जो MRI है, अल्ट्रासाउंड है, इन सब में हमारे पास फिजिक्स के लॉज अप्लाई हो रहे होते हैं, और उसको हम बायोलॉजिकल काम के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसीलिए हम इस ऐसे ब्रांच को कहते हैं हम बायोफिजिक्स, सही है। कि वो ब्रांच जिसमें स्टडी करें हम प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, जिसके एप्लीकेशन किस में हो, बायोलॉजिकल फिनोमेना में हो, सही। किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमेना में उसके एप्लीकेशन हो, उन फिजिक्स के लॉज, वो फिजिक्स के लॉज जो कि बायोलॉजिकल फिनोमेना में अप्लाई हो, किसी भी बायोलॉजिकल फिनोमेना, वो उस ब्रांच को हम कहते हैं भाई बायोफिजिक्स, सही है। फिर आते हैं भाई ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स देखने वाली चीजें, या फिर इसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, सही है। किसी भी लाइट की प्रॉपर्टीज को, सही है, और फिजिकल एस्पेक्ट्स और उसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं लाइट के बारे में डिटेल में, और उसके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के मदद से, सही। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब आप लैब में जाओगे तो आपको दिख जाएंगे, जैसे उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह ये सारे होते हैं, सही है। कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, लेंसेज वगैरह, वो सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, सही है। जब आप लैब वगैरह करोगे तो उसमें आपको दिखा दिए जाएंगे, सही। तो ऑप्टिक्स में आप बेसिकली लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। साउंड में हमें पता है भाई, हम जो आवाज निकालते हैं तो हमारी जो आवाज है वो वेव्स की शक्ल में निकलती है, सही है। तो उसी को हम कहते हैं, उस वेव्स को हम कहते हैं साउंड वेव्स, सही है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें हम किस चीज के बारे में कि भाई वो साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होती है, वो सारे हम जब पढ़ते हैं तो हम किस में पढ़ते हैं, साउंड में पढ़ते हैं, सही है। फिर आते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, सही है।
ये हमारे पास पूरा एटम है, इस एटम में ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये सही है। इस पूरे एटम में से सिर्फ इस न्यूक्लियस की स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो वो स्टडी हमारी कहलाती है न्यूक्लियर फिजिक्स। ये न्यूक्लियस की इतनी डिटेल स्टडी है कि इसी न्यूक्लियस के साथ छेड़खानी करके हम फिर न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाते हैं, सही है। जो हमारे, अगर आपने एक लफ्ज सुना रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी में होता क्या है कि भाई खतरनाक रेडिएशंस निकल रही होती है, तो जो खतरनाक रेडिएशन निकल रही होती है इसी न्यूक्लियस से निकल रही होती है, सही है। अब वो आगे किस तरीके से निकल रही होती है, क्या क्या होता है, वो फिर हम आगे मजीद डिस्कस करेंगे, सही है। वो उसका डिटेल टॉपिक केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से, सही है। तो ये वो होता है न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा भाई, तो एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है कि एस्ट्रोफिजिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो हमारे खला में मौजूद है, यानी हमारी दुनिया से जो बाहर है, सही है। और लॉ ऑफ फिजिक्स के मदद से हम उसको स्टडी करते हैं, सही है। वो ऑब्जेक्ट्स जो कि दुनिया से बाहर है यानी सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, उनको विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स के हेल्प से, फिजिक्स के लॉज के हेल्प के मदद से हम जब हम उनको स्टडी करते हैं तो उस ऐसी ब्रांच को हम कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, सही है। चांद तारों वगैरह की स्टडी को हम करते हैं इसमें। अच्छा भाई, फिर आती है जियोफिजिक्स। जियो का मतलब होता है अर्थ, तो अगर आप अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हो तो मतलब आप इस ब्रांच को क्या कह सकते हो, जियोफिजिक्स, सही है। ये भी आसान है। इसके बाद आता है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स देखो भाई, प्लाज्मा को कहा जाता है ये मैटर की फोर्थ स्टेट है। कौन सी स्टेट है भाई, फोर्थ स्टेट है। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। होता क्या है, जैसे मान लो बर्फ की मिसाल ले लो। बर्फ कैसा होता है, सॉलिड होता है। जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में तब्दील हो जाता है, सही है। जब हम उसको और गर्म करते हैं तो वो लिक्विड से गैस में चला जाता है, सही है। बर्फ, फिर पानी, फिर उसके वेपर्स बन जाते हैं, सही है। अब आप उस गैस के मॉलिक्यूल्स को, गैस में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, सही है। अब मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स कह लो, थोड़ी देर के लिए मान लो एटम्स कह लो, सही है। अब एटम में होता क्या है, जैसे ये एटम है, ये मैंने वाटर का एक एटम बना लिया, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है और ये हमारे पास न्यूक्लियस है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज है, सही है। तो जब आप इसको और गर्म करते हो, मजीद टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, तो इससे गैस से ये होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ से निकल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं और ये न्यूक्लियस अलग हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज सारा अलग हो गया और नेगेटिव चार्ज सारा अलग हो गया। अब ऐसे स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा। देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन का हट जाना ये कहलाया जाता है आयनाइज, सही है। किसी भी चीज को अगर आपने आयनाइज करना है तो मतलब आपको उससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, सही है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मतलब ये क्या हो गया, आयनाइज्ड हो गया, सही है। तो अब प्लाज्मा तो समझ आ ही गया होगा कि जब गैस के बाद आप मजीद हीट प्रोवाइड करते और ज्यादा टेम्परेचर देते हैं तो एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाते हैं, निकलना शुरू हो जाते हैं, सही है। तो ऐसी स्टेट को हम कहते हैं फिर प्लाज्मा, सही है। देखो प्लाज्मा जो असल में उसको यहाँ पे अगर आप देखो, अब फिर प्लाज्मा की स्टडी को ही प्लाज्मा फिजिक्स कहा जाता है। और प्लाज्मा होता है कि हाईली आयनाइज्ड एटम्स होते हैं। हाईली आयनाइज्ड एटम्स यानी इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकले होते हैं। अब देखो मैं प्लाज्मा की मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लाज्मा में होता है कि बेस न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन। बेस न्यूक्लियाई वो न्यूक्लियाई होते हैं, वो न्यूक्लियस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जैसे यहाँ पे एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये न्यूक्लियस कहलाएगा बेस न्यूक्लियाई, सही है। बहुत सारे बेस न्यूक्लियाई और साथ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इन सब का जो मिक्सचर होता है ये होता है हमारे पास प्लाज्मा। और ये मिक्सचर बनता कैसे, जब आप गैस के एटम्स को बहुत ज्यादा हीट कर दो तो ये न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं, सही। इसी प्लाज्मा के बारे में जब आप स्टडी करते हो तो मतलब आप क्या स्टडी करते हो, प्लाज्मा फिजिक्स स्टडी करते हो, मतलब आप फिजिक्स की प्लाज्मा फिजिक्स वाली ब्रांच स्टडी करते हो, सही है। और इसको हम कहते हैं भाई ये हाईली आयनाइज्ड एटम होते हैं। हाईली आयनाइज्ड एटम मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके निकल चुके होते हैं, सही है। उसके बाद आखिरी ब्रांच जो है हमारे पास वो है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स में हम करते क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे कि अभी मैंने आपको एटम बताया, लेकिन एटम से भी छोटे पार्टिकल अभी डिस्कवर हुए हैं
बहुत सारे, जैसे कि फोटोन है, न्यूट्राइनो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह सारे, इनसे भी छोटे छोटे पार्टिकल डिस्कवर हुए, क्वार्क्स है हमारे पास, सही है। उन सब की स्टडी जब आप करते हो तो आप उस ब्रांच को कहते हैं पार्टिकल फिजिक्स, सही है। इसमें लिखा गया है कि इट डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स के नेचर की स्टडी करते हैं जिनसे हमारे मैटर बने हुए और रेडिएशंस बनी है। रेडिएशन जैसे लाइट रेज में होता है क्या, फोटॉन्स होते हैं, सही है। तो फोटॉन्स की स्टडी करना पार्टिकल फिजिक्स कहलाता है। जैसे मैटर हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन सारे से बने, तो इनकी स्टडी करना पार्टिकल फिजिक्स है, सही है। तो ये था हमारे पास फिजिक्स की ब्रांचेस, सही है। 13 ब्रांचेस है, हमने फिजिक्स की डेफिनेशन देखी, ब्रांचेस देखी, और इसको नोट्स बनाए, इसके तैयारी करें, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।